जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। बासित साहब रिसर्चर हैं, सिंगापुर बेस्ड स्कॉलर हैं। आप इनको ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स पे देखते भी रहते हैं और ये लिखते भी रहते हैं और रिसर्च का काम करते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान में और इस खित्ते में जितनी पाई जाती हैं। बासित साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। चीमा साहब बुलाने के लिए शुक्रिया। गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। बासित साहब, अगले दिन एक खबर आई 2-3 दिन पहले कि कोई 5 एक ख़वातीन जिनका ताल्लुक जो दाइश से है, इस्लामिक स्टेट से है, उनको लाहौर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लाहौर शेखुपुरा के इलाके से। ये हमें ये ज़रा बताएँ कि ये ख़वातीन एज़ बॉम्बर्स ये कैसे इमर्ज कर रही हैं? और पर्टिकुलरली हमने देखा है कि जो बलोच वुमेन हैं, वो भी सामने आईं जिन्होंने कुछ सुसाइड धमाके किए। कराची में अगर आपको याद होगा, जो चाइनीज़ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे हुआ और भी कुछ हुआ, अभी दाइश भी सामने आ रहा है। फिर कोई इनके ख़वातीन के प्रोपेगेंडा मैगज़ीन्स भी मौजूद हैं। ये हो क्या रहा है? ज़रा हमें बताएँ कि ख़वातीन कैसे इस प्रोसेस में या वो कैसे दहशतगर्द रवैये जो हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं। नॉर्मली तो हम समझते थे मर्द हैं, मेल हैं, छोटी उम्र के लड़के होते हैं, मदरसों में जाते हैं, बट दिस इज़ समथिंग न्यू। कुछ अरसे से हम जो है वो नोट कर रहे हैं। प्लीज़ हमें ज़रा इस हवाले से थोड़ा अपडेट गाइड करें। थैंक यू कमर चीमा। देखें, एक तो ये जो रोल है, जेंडर रोल्स की डाइवर्सिफिकेशन और उनके रोल्स की एक्सपेंशन की बात है पाकिस्तान के मिलिटेंट लैंडस्केप में, जिसका मतलब ये भी है कि अब कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड कर रहा है। यानी पहले तो हम देख रहे थे कि रिसर्जेंस हुई ना इन ग्रुप्स की, तालिबान के टेक ओवर के बाद, पर्टिकुलरली टीटीपी की। आईएसके ने भी यहाँ अपनी स्कोप को बढ़ाया। बलोच मिलिटेंसी के अंदर हमने देखा लिथैलिटी बढ़ गई, सुसाइड टेररिज्म आई। अब हम देख रहे हैं कि वो सुसाइड टेररिज्म औरतों, उनकी फीमेल जो ऑपरेटिव्स हैं या जो उनकी इंसर्जेंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, उनमें चला गया है। तो इसका क्या मतलब है? तो नंबर एक तो जो मैंने कहा कि ये जेंडर रोल्स की एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन है, एंड जनरली कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड कर रहा है। नंबर दो, इसका मतलब ये है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी वजूद के अंदर एक एवोल्यूशन के अंदर एक ऐसी फेज पे जा रहे हैं जहां पे उन्होंने अब वो रीथिंक कर रहे हैं। और उस रीथिंकिंग के प्रोसेस में वो एट सम लेवल औरतों का कोई रोल लाजमी तौर पे देख रहे हैं। वो जनरली हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें हमने देखा है कि औरतों का रोल लिमिटेड होता है। लेकिन अगर लिमिटेड भी हो तो होता तो है, तो वो उस तरीके में उसको देख रहे हैं जिसको हम बाद में फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज जिसकी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, जो आपने कही, ये नया नहीं है। औरतों की पार्टिसिपेशन इन मिलिटेंसी को नई बात नहीं है। नंबर एक, रोल्स वो जो भी हो वो लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन नई बात नहीं है ये। 2007 की जो लाल मस्जिद अपराइजिंग थी, वो जामिया हफ्जा की स्टूडेंट्स थी, मदरसा की स्टूडेंट्स थी जिन्होंने अपराइजिंग की थी। और उनके पीछे मौलवी अजीज की जो वो वाइफ है, उसका नाम मुझे भूल गया, उम्मे हसान, वो उसकी स्पीयर हेड थी। और सवात में हमने देखा कि जो फजलुल्लाह रेडियो स्टेशन चलाता था, उसकी रेडियो जो इलीगल एफएम रेडियो स्टेशन थी, मुल्ला फजलुल्लाह को मुल्ला एफएम भी कहते थे सवात में। तो जो पीक थी उसकी, वो 2007 से 2010 का पीरियड, हमें 2009 तक का पीरियड है। उसमें जो उसके इलीगल एफएम रेडियो स्टेशंस के प्रोग्राम्स की सब्सक्राइबर्स थी या जो उसकी ऑडियंस थी, वो ज्यादातर औरतों में थी और वो उसको डोनेशंस भी देती थी। तो वहां भी हमें ये नजर आता है। तो ये कोई नया इसके अंदर नई कोई बात नहीं है। हिस्टोरिकली जो है, वी हैव सीन के औरतों की पार्टिसिपेशन लिमिटेड रही है, लेकिन जो है वो लाजमी तौर पे रही है। इट हैज ऑलवेज बीन देयर। और ये जो एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि पहले हमें ये चीज नजर आती थी जहादिस्ट मिलिटेंट्स में। यानी 2013 में लश्कर जंगवी के एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने एक बस अटैक की थी
सरदार मुझे नाम भूल गया, सरदार अब्दुल खान यूनिवर्सिटी, आई फॉरगॉट द नेम, उसकी बस के ऊपर अटैक हुआ था। वो एक लश्कर जंगवी की फीमेल सुसाइड बॉम्बर थी। फिर एक अटैक काजी हुसैन अहमद साहब पे हुआ था, जो फॉर्मर अमीर है जमात इस्लामी के मुहम्मद के अंदर, वो भी एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर थी टीटीपी की। फिर हमने देखा दाइश की एक वो नूरीन लगारी का बड़ा केस है, एवरीवन नोज इज, वो मेडिकल की स्टूडेंट थी हैदराबाद से। शी वेंट टू टारगेट ईस्टर सेलिब्रेशंस इन लाहौर। उसको वो एक दाइश के किसी बंदे ने रिक्रूट किया, वो पकड़ी गई। सो ये कोई नया नहीं हो रहा, सिर्फ ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्रुप्स, यानी पहले जहादीस के अंदर थी, लेकिन अब एथनो सेपरेटिस्ट जो बलोच ग्रुप है, बीएलए पर्टिकुलरली, उनके अंदर भी ये फीमेल मिलिटेंसी का रुझान आ गया है। पहले ये था कि ज्यादातर जो इनके रोल थे वो सेकेंडरी रोल थे, यानी प्रोपेगेंडिस्ट के रोल थे, रिक्रूटर्स के रोल थे, मैच मेकर्स के रोल थे, नर्चरर्स के रोल थे। रिपीटेडली हमें रेफरेंस प्रोपेगेंडा में मिलते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन होंगी रेबल्स की, उनको इन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम इनको ज्यादा प्राइमरी रोल्स में देख रहे हैं, जो कि कॉम्बैट रोल्स हैं, particularly suicide attackers के तौर पे। So I think this is expansion as well as diversification of females role in militancy। और साइड नोट पे एक बात और, जो आपने एक ऑब्जर्वेशन कही थी कि स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये खाली एक मेल सेंट्रिक फिनोमेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखें ना, रेडिकलाइजेशन जो है वो उसका इट्स जेंडर न्यूट्रल, राइट। जब एक सोसाइटी रेडिकलाइजेशन से इम्पैक्ट होती है तो वो फिर पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, या जब किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को करती है तो उसमें वो जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट कैन इफेक्ट फीमेल्स द सेम वे इट इम्पैक्ट्स मेल्स। हाँ, ये है कि वो जो इम्पैक्ट होता है उसकी आउटकम्स डिफरेंट हो सकती हैं, कि प्रोपोर्शनेटली ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट है इंसर्जेंसीज की, एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स के, वो मेल्स हैं। उसके अंदर कम फीमेल्स है, लेकिन है जरूर। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन थी जो मैंने कहा साथ दे दूं। तो ये एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब इंटेंसिफाई हो रहा है। चीमा साहब, आपकी आवाज चलेगी। जी सॉरी सर। बात साहब, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, मुआशरा किस डायरेक्शन में जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत में एक मूवी आई थी, द स्टोरी ऑफ केरला स्टोरी, आई थिंक द केरला स्टोरी, जिसमें उन्होंने वो एक सारे उसको इंडिया में एक बड़ा शोर भी मचा उस हवाले से कि वो जो है रिलीजियस टेररिज्म और वो किस तरह वो होते हैं। ये इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? वो तो खैर एक डिफरेंट कॉनोटेशन है, उसके पीछे एक और माइंडसेट, एक सोच है। लेकिन ख़वातीन का इस तरह की चीज़ों में आना, माजी में हमने देखा था कि जी दाइश जब इराक में या सीरिया में जब दाइश थी, तो वो उस वक़्त रिक्रूट कर रही थी दुनिया से, जी लव जिहाद और पता नहीं किस तरह की चीज़ें हमने उस वक़्त सुनी थी। लेकिन अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है सोसाइटी के लिए? और क्योंकि घरों के अंदर क्या पक रहा है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता चलता। बाहर की तो चीज़ें लोग आते-जाते रहते हैं, समझ आती है। लेकिन अगर घरों में रेडिकलाइज़ेशन होती है, तो वो ज़ाहिर बात है, नॉर्मली हम कहते हैं जी फैमिलीज़ जो हैं, वो इससे इम्पैक्ट हो सकती हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बासित साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है? अच्छा, एक तो अगेन जो आपका आखिरी पॉइंट है उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं आंसर की तरफ आ जाता हूं। जो जिसको फैमिली रेडिकलाइजेशन या फैमिलियल टेररिज्म कहते हैं, उसके लिए एक टर्म जो और यूज होती है वो है किनशिप टेररिज्म, जिसमें पूरी की पूरी फैमिलीज जो है वो रेडिकलाइज हो रही है। उसके ना फैक्टर्स वो और होते हैं, मोर और लेस रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो जो अगेन वो जो एक होता है कि अगर आप एक औरत को पढ़ाएं तो आप एक पूरी फैमिली को एजुकेट कर देंगे, राइट। इसी तरीके से वो डेंजर यही है कि अगर एक खातून जो है वो रेडिकलाइज हो गई तो शायद वो पूरी फैमिली को रेडी, ये है वैसे क्लीशे, आई डोंट एग्री विद इट,
लेकिन जनरली किनशिप रेडिकलाइजेशन का की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अगर एक फैमिली का जो सरबराह है, जो मर्द है, बाप है या भाई है या जो भी उसका गार्डियन है, वो अगर रेडिकलाइज होगा तो हो सकता है उसकी पूरी फैमिली रेडिकलाइज हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होती है वो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं होते, वो कुछ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे अपनी माँ या बाप को ओबे कर रहे हैं तो ओबीडियंस उसके अंदर एक ज्यादा फैक्टर है, राइट। लॉयल्टी एक बड़ा फैक्टर है कि फैमिली के साथ आप लॉयल है या बाप के आप ओबीडियंट है, या इसी तरह अगर बीवी या बेटी या बहन अपने भाई को या बाप को या शोहर को ओबे कर रही है कि उसके पास चॉइस कोई नहीं है, लेकिन वो ये कि चूंकि वो बंदा मिलिटेंसी करता है तो वो अपनी शादी बचाने के लिए या जो भी उसका रिलेशनशिप है बहन का है या बीवी का है या बेटी का है, तो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, तो अगेंस्ट दी कॉमन वेरिएबल इज ओबीडियंस। और फिर जो सिबलिंग्स के अंदर होगा वो पीयर प्रेशर होता है, यानी एक सिबलिंग चाहता है कि वो दूसरे से बेहतर करे, और लॉयल्टी होती है, यानी आप कोई अगर 4 बंदे समझते हैं कि ये करना है और एक समझता है कि नहीं करना, तो वो शायद इसलिए कर दे कि वो अपने आप को फैमिली से डिसलॉयल नहीं करना चाहता। इस तरह की हमने इंडोनेशिया में नजर आया था ये ट्रेंड सूराबाया के अंदर 2018 में, जहां पे हमें नजर आया कि जब ये फैमिलीज जो है वो पुलिस चेक पोस्ट और कुछ चर्चेस पे अटैक हो रहे थे, तो बच्चे ऐसे थे जो रो रहे थे और पीछे हटते थे, लेकिन उनके बाप थे जो उन्हें खींचते हुए साथ उन्होंने कर लिया, करना नहीं चाहते थे, बट वो नजर यही आया कि उनको नहीं पता था, उन्हें ये समझ आती थी छोटे बच्चों को कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो बाप की ओबीडियंस में वो भी साथ ही फिर उस में साथ चले गए। But it's a different familial terrorism is a different, it's linked, related but qualitatively different phenomena. अब जो आ गई बात फीमेल मिलिटेंट्स की इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन और डाइवर्सिफाइड रोल्स की और उसके एडवांटेजेस की, तो मेरा ख्याल है उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है चीमा साहब। एक तो ये होता है कि लोग समझते हैं कि ये अब ऑर्गेनाइजेशंस वीक हो रही हैं तो डेस्परेट है, और चूंकि डेस्परेट है, रिक्रूट्स नहीं मिल रहे, तो अब ये औरतों को टेररिज्म के अंदर ला रहे हैं। ये एक व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन उसका फिर आपको एविडेंस देखना पड़ता है कि सर्कमस्टेंशियली एंड कॉन्टेक्चुअली क्या ये बात सही है कि नहीं। तो अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अभी देखें तो ये दाइश को निकाल के, लेकिन दाइश के पास भी रिक्रूट्स हैं, ना तो बलोच मिलिटेंट्स को, ना टीटीपी को, ना ही टू एन एक्सटेंट आईएसके या दाइश को उस तरीके से रिक्रूटमेंट का कोई मसला है। तो ये आर्गुमेंट होल्ड नहीं करेगा कि डेस्परेशन, या क्योंकि ये ग्रुप्स वीक नहीं हो रहे, एविडेंस उसका काफी ज्यादा हमारे पास ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद है। आपके प्रोग्राम्स में ये डिस्कशंस हम पहले कर चुके हैं, तो उसकी तो डेप्थ में या डिबेट में जाने की जरूरत नहीं। देयर इज इनफ ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल एक फॉर ईच ऑफ दीज ग्रुप्स और मूवमेंट्स टू सब्सटेंशिएट के वीक तो नहीं हो रहे। तो ये तो आर्गुमेंट साइड पे हो गया, तो ये नहीं है। फिर दूसरा ये होता है कि एक पैराडॉक्सिकली पोलर ऑपोजिट आर्गुमेंट इज इक्वली एप्लीकेबल है कि ये इनकी स्ट्रेंथ की बात होती है। औरतों की पार्टिसिपेशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ की, कि अब कमिटमेंट लेवल इतना ज्यादा है कि अब उसमें औरतें भी आना शुरू हो गई हैं, एंड कॉज के साथ डिवोशन इतनी स्ट्रांग है कि इवन विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। अच्छा, उससे फिर होता क्या है? एक तो इसका जो है वो बहुत ही इमोशनल एंगल है कीमा साहब। इमोशनल एंगल ये है कि जब आप एक फीमेल आइकॉन आपको मिलता है मूवमेंट के अंदर एज अ कोट ऑन कोट मार्टायर, तो उसके साथ मोबिलाइजेशन का जो लेवल है वो डिफरेंट आता है, क्योंकि देयर इज अ सेंटिमेंटल एंगल टू इट, इन अ सेंस के फिर यू आर ट्राइंग टू शेम योर मेन इनटू ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि औरतें भी आ चुकी हैं, तो वो ऐसे फेंस सिटर ऑर्गेनाइजेशन के फेंस सिटिंग मेंबर्स जो अभी भी क्लियर नहीं है कि वो ये करे या ना करे, दे आर बीइंग शेम्ड इनटू ज्वाइनिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये और आइकॉन्स बनती हैं फॉर मोर विमेन टू ज्वाइन, कि और लड़कियां और औरतें आए और ज्वाइन करें,
क्योंकि दे एज अ उनको एज एन आइकॉन या उनको एज अ टॉर्च बीरर जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और वो जो फॉर इंस्टेंस है शारी बलोच का केस आप देख लें, उसको द वे शी हैज बीन यूलोजाइज्ड इन BLA's प्रोपेगेंडा क्लियरली नजर आता है कि BLA इज आइंग टू रिक्रूट मोर विमेन। एंड सब्सिक्वेंटली जो एक और समिया कलंदरानी बलोच की हमें इंस्टेंस मिलती है, द सेकंड फीमेल सुसाइड बॉम्बर, उसकी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें पहली जो बॉम्बर है शरी, उसका जिक्र मिलता है। फिर अभी रिसेंटली गवादर में एक अटैक हुई थी चाइनीज इंजीनियर्स की बस पे, उनकी जो टेस्टिमनीज है चीमा साहब, उसमें हमें इन दोनों पहली फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स का जिक्र मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक से अगले को बटान पास ऑन हो रहा है कि मैं उसको फॉलो और हम उन दोनों को फॉलो कर रहे हैं और आने वाले हमें और उन दोनों को फॉलो करेंगे। तो एक प्रेसिडेंट सेट करने का तरीका है। तो इससे आपको रिक्रूटमेंट जो है वो आप दोनों तरफ की, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की, फीमेल की साइड पे उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू है और मेल्स की साइड पे परहैप्स मेल्स आर बीइंग शेम्ड इनटू जॉइनिंग, जो फेंस सिटर्स है पर्टिकुलरली उनका जो है वो आप करें। अच्छा, फिर इसकी दूसरी जो एडवांटेज इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है वो पब्लिसिटी है, वो प्रोपेगेंडा है। देखे ना, अगर ये डेली की बेसिस पे आपको पता है चीमा साहब और मुझे भी कि अगर डेली नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कोई मिलिटेंट मारा भी जाता है और 8-10 पकड़े भी जाते हैं, राइट। लेकिन आप और मैं उस पर तो प्रोग्राम नहीं करते। आपने भी प्रोग्राम किया है जब फीमेल्स पकड़ी गई हैं। तो इसका क्या मतलब है, या मीडिया ज्यादा कवर करता है जब फीमेल सुसाइड बॉम्बर हो कि ये क्या हो गया, क्योंकि जनरली हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इसकी एक शॉक वैल्यू भी है चीमा साहब कि जब फीमेल्स इन्वॉल्व होंगी तो ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। नाउ टेररिज्म बाय डेफिनेशन इज प्रोपेगेंडा ऑफ द डीड, यानी आप सिर्फ वायलेंस नहीं करते, आप वायलेंस करते हैं टू गेन पब्लिसिटी एंड ड्रॉ अटेंशन टू योर ग्रीवेंसेस, टू योर डिमांड्स, टू योर गोल्स एंड टू योर ऑब्जेक्टिव्स, टू योर इडियोलॉजिकल कॉजेज। वो रिलीजियस भी हो सकती हैं, एथनो नेशनलिस्ट भी हो सकती हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो पब्लिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा। फिर इसका तीसरा जो है एंगल वो है स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस का, कि पाकिस्तान जैसी ट्रेडिशनल रिलीजियस सोसाइटी के अंदर फीमेल्स के ऊपर उतने रिगोरस सिक्योरिटी चेक्स नहीं किए जाते जो मेल्स पे किए जाते हैं। तो औरतों के लिए एक जो बुर्का होता है उसके अंदर सुसाइड जैकेट को छुपा के ले जाना ज्यादा आसान है। उसके लिए सिक्योरिटी चेक्स को विद लेस रिगोरस सिक्योरिटी फ्रिस्किंग बाईपास करना उनको आसान है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द डैमेज दैट शी कैन कॉज कैन बी मोर वाइड स्प्रेड। तो ये तो उसका एडवांटेज है और उस पर लोग तवज्जो भी उस तरीके से नहीं देते क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। और फिर आपके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है कि आप इतना फुल प्रूफ सिक्योरिटी चेक्स उस तरीके से जो है इसके ऊपर रख सके। सो ये उन जो सिक्योरिटी के गैप्स होते हैं, दीज विमेन फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स आर एबल टू go through those cracks or fall through those cracks, and they can cause more damage in terms of lethality. There is some research जो ये बताती है कि they are 1.3 times more lethal than their male counterparts, जो फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स होती हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मुझे नहीं पता, एक डेटा पॉइंट था जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर लिया। लास्टली फिर ये होता है चीमा साहब कि जब फीमेल्स जो हैं वो मिलिटेंसी के अंदर आ जाती हैं तो आपके लिए फिर प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि अब आप एंटीसिपेट क्या करोगे, राइट। और फिर ये होता है कि जैसे ही फीमेल्स जो हैं वो एक्टिव कॉम्बैट रोल्स के अंदर आती हैं तो आपकी रिसोर्सेज जो हैं जो सिक्योरिटी के अंदर जा रही होती हैं वो फिर डिस्टर्ब होती है और आपको फिर उनको रीएलोकेट करना पड़ता है, आपको नई स्ट्रेटजीज को सोचना पड़ता है। तो आप फिर उस तरीके से प्लान नहीं कर पाते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती कि कॉन्फ्लिक्ट
इवॉल्व कैसे कर रहा है, क्योंकि देखें ना, ये भी हो सकता है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट्स हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट्स ना हो। तो अगर ये वन ऑफ इंसिडेंट्स ना हो तो फिर यू आर इन ट्रबल। लेकिन अगर वन ऑफ इंसिडेंट हो, लेकिन आप फिर भी अपने सिक्योरिटी के जो रिसोर्सेज है उनको रीएलोकेट कर दें, तो इन बोथ सिचुएशंस ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूं कि इसके अगेंस्ट फिर प्लान करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। मैं इसी पे आना चाह रहा था, एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ फॉर क्लैरिटी। देखिए, पाकिस्तान की जो स्टेट है उसकी जो अप्रोच है टू डील विद द मिलिटेंट्स इज काइनेटिक अप्रोच है लार्जली, जो बड़ा पोर्शन है हमारा, बंदूकें, गोले, फाड़ लो, इंटेलिजेंस, ये हमारे पास वो है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं खवातीन की, ये, और जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि उनका ड्रेस कोड है, वो बुर्का पहनती हैं, उनके लिए जैकेट, स्वेट जैकेट रखना ज़्यादा आसान है, और फ्रिस्किंग एंड ऑल दैट अमल से भी गुजर सकते हैं। सारी बात है एक, और हमारा सोसाइटी एक, सारी बात है एक राइट विंग कंजर्वेटिव सोसाइटी है, हम ये भी नहीं कह सकते। अगर आपको याद हो बादशाह साहब के सर्दियों में खैबर पख्तूनख्वा में ये मना कर दिया गया था कि आप चादर नहीं लेके आ सकते। पता है एक दफ़ा मुझे याद है कि बहुत सारी जगहों में ये बातें चली, लेकिन ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल, क्योंकि हमारे माशरे में सर्दी को रोकने के लिए जैकेट्स तो किसी के पास होती नहीं है, मेजॉरिटी सबके पास, लोग जो गरीब लोग हैं या कमज़ोर हैं फाइनेंशियली, वो ज़्यादा जैकेट को प्रेफर करते, सॉरी चादर को प्रेफर करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है डी रेडिकलाइजेशन वाला, क्या ये स्टेट के पास ये इज दिस गेटिंग इम्पोर्टेंस और नॉट? फॉर एग्जांपल के स्कूल कॉलेजेस में में पर्टिकुलरली इसके हवाले से कोई बातचीत हो रही है या नहीं हुई? क्योंकि अभी तक तो हमने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। स्वात में हमने कोई डी रेडिकलाइजेशन प्लान सुने थे, बलूचिस्तान में कोई करिकुलम में ऐसी तब्दीली आई हो जिससे बलोच जो जो मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे उनको क्वेश्चन मार्क लगा हो? ये, क्योंकि इस चीज़ को रोकना, अब हर जगह तो आप बंदूकों के साथ नहीं पहुंच सकते। आपको क्या लगता है, हमारी अप्रोच काइनेटिक ही रहेगी, लड़ना ही रहेगी, या कि हम और मेथड्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या हमारे पास रिसोर्सेज हैं? थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आखिर में बता दें प्लीज। देखें, एक तो उसमें यह है कि जो नैरेटिव्स हैं रेडिकलाइजेशन के और जो उसके काउंटर नैरेटिव्स हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना। अगर ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होते तो विक्टिमहुड के नैरेटिव्स हमेशा निकलते रहेंगे, और जब विक्टिमहुड के नैरेटिव्स निकलते हैं चीमा साहब, तो उसका काउंटर नैरेटिव कोई भी नहीं होता। एक फैक्टर जो मैं बताना रह गया कि ऐसी खवातीन भी मिलिटेंसी के अंदर आ जाती हैं जो अपनी फैमिलीज जिन्होंने लूज की होती हैं, वो रिवेंज और एंगर के लिए आती हैं, वो रिवेंज और एंगर के लिए आती हैं। ये जो दूसरी फीमेल सुसाइड बॉम्बर है समिया कलंदरानी बलोच, ये इसका जो फियांसे था वो रेहान बलोच था, जो खुद पहला सुसाइड बॉम्बर है बीएलए का, और ये बेटा था असलम बलोच का। तो ये पूरी फैमिली आप देखें ना मिलिटेंसी के अंदर है। उसी तरीके से जो पहली बॉम्बर थी शारी बलोच, वो उसकी अगर आप प्रोफाइल और उसकी ट्रेजेक्टरी टू रेडिकलाइजेशन देखें, आई रोट दिस पेपर फॉर जेम्स टाउन फाउंडेशन, जहां पे मेरा सिंपल क्वेश्चन ये था कि इसकी रेडिकलाइजेशन के फैक्टर्स क्या है, क्योंकि दोनों केसेस में आप देखें चीमा साहब, दोनों खवातीन एजुकेटेड है, दोनों खवातीन एजुकेटेड, एक जर्नलिज्म में थी, वो उसके मीडिया विंग को के अंदर थी और लिखती थी, उसकी तहरीरें आप पढ़े, काफी एक थॉटफुल खातून की तहरीरें लिखती हैं। इसी तरह जो शारी बलोच थी वो एक स्कूल टीचर थी। तो इट इंट्रीग्स यू कि इनकी रेडिकलाइजेशन के पीछे फैक्टर्स क्या है। तो जब शारी बलोच का प्रोफाइल मैंने किया तो मुझे उसके अंदर जो मेन एलिमेंट नजर आया वो ह्यूमिलिएशन का था। He felt humiliated the way Balochs are treated in Balochistan. She felt discriminated against. तो उसका जो नैरेटिव है वो यही था कि ह्यूमिलिएशन की लाइफ से बेहतर है कि फिर मैं अपने आप को फाड़ लूं। तो जब तक ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होते चीमा साहब,
یہ نیریٹیوز جا نہیں سکتے. تو اس میں ڈی ریڈیکلائزیشن تو ہے, لیکن ڈی ریڈیکلائزیشن سے پہلے جینوئن گریونسز کو جینوئنلی ایڈریس کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر. ایک تو یہ بات, یہ دونوں طرف سے, اینڈ فار جو دوسری سائڈ پہ ہے, جو فیتھ بیسڈ ملیٹنسی ہے, ان کے اندر آپ کو ایڈیولوجیکل پش اینڈ پل فیکٹر سے ہٹ کے جو بہت سوشو پولیٹیکل اور سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں ان کے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کا آبویسلی ایک ٹینجیبل آنسر آپ کو ملتا ہے جو زیادہ مٹیریل چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, جس میں پرسنل لاس ہو سکتی ہے, پاورٹی ہو سکتی ہے, اینگر ہو سکتا ہے, اور اس کا امٹیریل یا انٹینجیبل چیزوں سے تعلق ہوتا ہے جو ایڈیولوجیکل نیریٹو ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سینس آف بلونگنگ ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, تو نیریٹیوز کو سمجھنے, کاؤنٹر نیریٹیوز بنانے کے لیے نیریٹیوز کو اور گریونسز کو سمجھنا, کیونکہ گریونس بیسڈ نیریٹیوز ہو سکتے ہیں چیمہ صاحب. تو گریونس از این امپورٹنٹ فیکٹر ان مائی اوپینین. پھر دوسرے لیول پہ جب آتے ہیں آپ اس کو سمجھنے کے لیے, تو میرا خیال ہے اس کے اندر تو یہ تو نان کائنیٹک سائیڈ کی بات ہوگی. کائنیٹک سائیڈ پہ آپ کو پھر ایک جو جینڈر سٹیریوٹائپنگ ہے آف فیمیلز رول, اس کو, جس میں آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وائلنس تو خالی میلز آر انوالوڈ ان وائلنٹ ایکٹس, ایک تو آپ کو اس سے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ یہ لمیٹڈ ہے لیکن اٹ از دیئر. تو پھر آپ کو جینڈر اسپیسیفک rather than gender blind counter terrorism strategies چاہیے ہوں گی, جس کے اندر فیمیل آپریٹیوز آپ کو انٹیلیجنس کے لیول پہ چاہیے, کاؤنٹر ٹیررزم پہ چاہیے, فیمیل آپریٹیوز آپ کو انالیسز کے ونگز جو ہیں آپ کی ریسرچ اس میں چاہیے, تاکہ وہ ان چیزوں کو کنٹیکسچولی سمجھا سکیں, اس پہ لکھ سکیں, اور جب وہ یہ کریں گے تو پھر ان کو ایک نوانسڈ انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ پھر اس کی سیکیورٹی کرنی کیسے ہے. کیونکہ مرد اس طریقے سے یہ نہیں کر سکتے جیسے جو فیمیل آپریٹیوز, اینالسٹ اور جو انٹیلیجنس کی آپ کی ہوں گے لوگ فیمیلز, وہ اس کو کر سکیں گے. سو آئی تھنک دیز آر دا ٹو سائڈس جو آپ کو آئی تھنک دونوں طرف جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو اس میں اور زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے چیمہ صاحب, تاکہ سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے. ایویڈنس کی ضرورت ہے, اس کے اندر آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے فرام کیسز لائک سری لنکا, جہاں جو LTTE کی انسرجنسی تھی اس میں فیمیل سوسائڈ بامبرز کا بہت بڑا ونگ تھا, پراپر ایک پورا ونگ تھا, اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوسائڈ ٹیررزم کے اندر ایوالو تھی, بہت زیادہ افیکٹو تھی. تو سری لنکا کے کیس سے یو کین لرن سم تھنگ کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا اور ان کے کیا گریونسز تھے, اور اس کے پیراللز یہاں پہ ڈرا کیے جا سکتے ہیں. ناؤ کانٹیکسٹ آبویسلی سری لنکا کا ساؤتھ ایشین ہے, لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں شاید وہ ڈفرینٹ ہو, یہ ڈفرینٹ ہو, بٹ یو کین اڈیپٹ اور اڈاپٹ دوز دوز پریکٹسز, بیسٹ پریکٹسز ٹو یور انوائرمنٹ, آپریشنل انوائرمنٹ. تو اس کو ایکسچینج آف ویوز کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے, اس پہ زیادہ ریسرچ کی جانی چاہیے, فیمیلز کو انڈکٹ کرنا چاہیے, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا وے فارورڈ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی وے فارورڈ ہے. اور یہ جو نیا, اب ظاہر بات ہے, ایک فنومینن ہے, ایک نئی اپروچ ہے, اس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہے, اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی نئی اسٹڈیز ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ عبد الباسط صاحب, اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو, اور ہمیں یہ نئے ٹرینڈ سمجھانے کا ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ سر. تھینک یو چیمہ صاحب.